गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अजीज जाखड़ एमडी एग्रीमेंटर्स। एंड दोस्तों, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो आईपीएस एएफओ, आरआरबीएसओ, इफको और क्रिप्को एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के लायक हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि सभी में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं को कवर किया गया है। तो प्लीज क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को जरूर देखना, क्योंकि उनसे ही मेनली जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। और दोस्तों, रही बात आगे आने वाले टाइम के अंदर, तो आपको पता होगा अभी कोविड-19 की वजह से सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर वैकेंसी कम कर दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। तो प्लीज अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हुए स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी जितनी है उतनी तो आएगी। वैकेंसी कम होने का या नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि जैसे मान के चलिए किसी भी एरिया के अंदर या किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपकी 100 वैकेंसी थी तो वो 120 नहीं होगी। 100 वैकेंसीज के अंदर जो पर्सन रिटायर होंगे उनकी जगह पे जो वैकेंट प्लेस होगा उसको फिलअप किया जाएगा। ये बात कहीं भी नहीं बोली गई है कि उस प्लेस को आपका फिल नहीं किया जाएगा। सो डोंट वरी गाइस, आपकी वैकेंसीज आने वाली है, हर सेक्टर में आने वाली है। और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसके अंदर आपकी वैकेंसीज कहीं नहीं जाएंगी, है ना। तो अपने टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस कीजिए, स्टडी कीजिए। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है एक्सटेंशन टीचिंग इज। एक्सटेंशन टीचिंग क्या होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल और सर्कुलर। देखिए दोस्तों, आपको एक्सटेंशन टीचिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा जानना होगा। आपको पता होगा कि एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन जो है उसको मेनली 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है: फॉर्मल क्लास, इनफॉर्मल क्लास एंड नॉन फॉर्मल क्लास। ओके, तो अब इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो ये भी डिफरेंस पता होता है कि आपका इनफॉर्मल और आपका मेनली अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक है इनफॉर्मल, एक है फॉर्मल। सबसे पहले इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी आपके फिक्स्ड क्राइटेरिया या फिक्स्ड रूल प्रेजेंट नहीं है ना। फिक्स रूल इसमें नहीं होते, उसे आप क्या बोलते हो? इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हो। और इसमें आपका जो नॉलेज होता है वो, जैसे आप जहाँ एनवायरनमेंट में रहते हो, जैसे कि आप परिवार में रहते हो, है ना, तो अपने पेरेंट्स से कुछ आपको कैरेक्टर मिलते हैं, कुछ एजुकेशन मिलती है। आपके जो एनवायरनमेंट है उससे कुछ एजुकेशन मिलती है ना। आपके जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे जो एजुकेशन मिलता है उसे आप बोलते हो इनफॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो आप जैसे कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, जो आपको उसके एवज में वहाँ जाते हो, पढ़ते हो, आप टेस्ट देते हो, है ना। इसमें फुल आपके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे आप क्या बोलते हो? फॉर्मल एजुकेशन। और उसके बाद आता है आपका नॉन फॉर्मल। देखिएगा, इस नॉन फॉर्मल में क्या होगा, यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक्सेप्ट जो आपके फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा, है ना, जो आपके स्कूल हैं इनको छोड़कर, कॉलेजेस को छोड़कर, आपका जितना भी, जैसे आप मान के चलिए कोई ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो आपका सिस्टमेटिक वे होता है, जैसे फार्मर की ट्रेनिंग आपने लगते हुए देखा होगा ना। इसमें क्या होता है कि दोनों, अब देखो, जो टीचर सिखा रहा होता है वो भी कुछ ना कुछ सीखता है, और जो आपका क्या कहते हैं, जिसको आप सिखाया जा रहा है वो भी वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो इससे आपका क्या है कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एजुकेशन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे आप क्या बोलोगे? नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि टीचर और आपका जो फार्मर है वो दोनों आपस में एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, और नॉन फॉर्मल है। और इसीलिए ये टीचर और जो आपका फार्मर दोनों के अंदर आपस में ट्रांसफर हो रहा है ना नॉलेज का, इसीलिए ये क्या है? हॉरिजॉन्टल आपका जो है एजुकेशन या हॉरिजॉन्टल एजुकेशन सिस्टम होता है, या हॉरिजॉन्टल एजुकेशन टाइप होता है। और इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो एक्सटेंशन टीचिंग क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल टाइप का टीचिंग है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है पी ग्रोन एज विच सीजन क्रॉप। आपकी जो मटर है ना, पी एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, और पी जो है वो किस सीजन में लगाई जाती है?
खरीफ सीजन में, रबी सीजन में, जायद सीजन में या मानसून सीजन में? तो गाइस आप सभी जानते हैं कि एक विंटर क्रॉप है, कूल सीजन क्रॉप है, तो ऑब्वियस ही बात है कूल सीजन क्रॉप जितने भी होती है हमारी रबी सीजन क्रॉप में लगाई जाती है ना। तो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक क्लासेस दे दी है। ये आपका जैसे क्रॉपिंग सीजन और किस क्रॉपिंग सीजन में आपका कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, जैसे कि आपका रबी सीजन है, खरीफ सीजन है और जायद सीजन में। इसका जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर से दिसंबर तक, और हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो अप्रैल से जून तक का होता है। और इसमें क्रॉप कौन कौन सी आती है आपकी, वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। और स्टेट कौन कौन से स्टेट में इनको ग्रो करवाया जाता है, तो इसका आपका स्टेट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद खरीफ क्रॉप की टाइम पीरियड जो है वो जून जुलाई, हार्वेस्ट इसको किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर के अंदर। और क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करवाई जाती है, राइस में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, है ना। इन सभी क्रॉप को आपका जो है खरीफ सीजन में ग्रो करवाया जाता है, और ये आपकी स्टेट्स हैं। और नेक्स्ट है आपका जायद को अगर हम सोइंग की और हार्वेस्टिंग की बात करें तो हाँ, मार्च से जुलाई के बीच में इसको आपका ग्रो करवाया जाता है और काट लिया जाता है। इसमें मेनली जो आपकी सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल या फॉडर क्रॉप जो होती हैं वो आती हैं, और मोस्ट ऑफ जो ये है आपके नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट जो होते हैं उसके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है। तो होप सो गाइज आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और जहां भी आपको डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हेलियोथिस आर्मीजेरा इस। हेलियोथिस आर्मीजेरा जो है वो क्या है, किस प्रकार का आपका इंसेक्ट है, मोनोफेगस है, ओलिगोफेगस है या पॉलीफेगस है या आपका सेप्रोफाइट है। देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हेलियोथिस आर्मीजेरा है क्या। तो आपको बता दूं कि आपका जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा आर्मीजेरा है ना, इसका नाम सुना होगा, ये आप जानते होंगे कॉटन के अंदर जो कॉटन बॉलवॉर्म है ना, उसको बोला जाता है, और उसी का दूसरा नाम आपका हेलियोथिस आर्मीजेरा है। अगर ये आपको पता होगा तो अब तो बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि ये आपका किस प्रकार का इंसेक्ट है। एक आपका पॉलीफेगस का मतलब क्या होता है, अब देखो मोनोफेगस का मतलब है जो कि केवल एक सिंगल क्रॉप को या फिर सिंगल होस्ट ही उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओलिगोफेगस में आपके दो या मतलब दो के मतलब करीब होते हैं, लेकिन आपके पॉलीफेगस में दो या दो से ज्यादा अगर वहां पर होस्ट को वो कवर कर रहा है तो उसको आप पॉलीफेगस बोलते हो, है ना। तो जो आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है वो दो से ज्यादा होस्ट के ऊपर जो है अटैक करता है ना। और सेप्रोफाइट का मतलब आपको पता ही होगा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो आपका ग्रो करता है उसे आप क्या बोलते हो, सेप्रोफाइट, है ना। तो वो तो प्लांट के केस में आता है सेप्रोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा किस प्रकार का है, पॉलीफेगस, क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट को जो है इफेक्ट करता है। होप सो गाइस इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, पॉलीफेगस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन जो है व्हेन इज द नेशनल फिश फार्मर डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। नेशनल फिश फार्मर डे जो है वो कब बनाया जाता है, जुलाई 10, जुलाई 11, जुलाई 12 या जुलाई 13। देखिए गाइज आप सभी को वैसे तो पता होगा कि ये जुलाई 10 को हमारे इंडिया के अंदर नेशनल फिश फार्मर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मेनली दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर KH अली खुनी, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, KH अली पुनही, और दूसरे आपके थे डॉक्टर HL चौधरी, है ना। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था आपको पता होना चाहिए, 1957 के अंदर इन्होंने जो है आपका जो ब्रीडिंग सिस्टम है या जो आपकी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ इन्वेंट किया था इसी दिन। इसीलिए जुलाई 10 को जो है उनके ही आपको कहीं ना कहीं बात करें तो कमेमोरेट करने के लिए उन दोनों साइंटिस्ट को ये दिन जो है आपका जुलाई 10 को नेशनल फिश फार्मर डे से जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिया के अंदर मनाया जाता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द टारगेट ईयर टू अचीव 220 लाख मैट्रिक टन ऑफ फिश प्रोडक्शन एज पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आप सभी को पता होगा मत्स्य संपदा योजना जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आपके फिश प्रोडक्शन को मेनली इंप्रूव करने के लिए इसको लाया गया है।
और अगर इसकी बात करूं तो आपको पता होगा 2020 से 2025 तक यानी कि 5 साल तक के लिए ये योजना निकाली गई है। और आपको इसको जो है मेनली फिश फार्मर यानी कि जो फिश का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, उसके अंदर जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि उसको एक बार जो है हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को कम करने के लिए ये जो है आपका इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ताकि फार्मर्स को इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसका जो टारगेट ईयर है वो 2025, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो 2024-25 तक के लिए इसको जो है टारगेट किया गया है। अब इसके रिगार्डिंग अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आपकी है, इसकी अगर बात करें तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री जो डेयरी है, जिसके आपके मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी हैं, है ना, उन्होंने मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया है और मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसके लिए 20,050 करोड़ रुपए 5 साल तक के लिए दिए गए हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और इसके अंदर क्या है कि आपका अगर देखा जाए तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अभी जो है कितने होते हैं, 20 से 25% होते हैं। इसको कितना कम करने की बात की जा रही है, 10% तक, है ना। अभी 20 से 25% लॉस होते हैं, तो उसको कम करके आपका 10% लॉस अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली ये जो 220 लाख मैट्रिक टन जो किया गया है वो 2025 तक इसको जो है, जैसा कि आज आपका 2018-19 के अंदर 137.58 लाख मैट्रिक टन है, तो उसको एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 9% उसको इंक्रीज करना है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो सारा डेटा दिया गया है, ये डेटा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा करंट अफेयर से पिछले साल, इस साल तो क्वेश्चन नहीं आए थे एएफओ में, लेकिन उससे पिछले साल एएफओ में क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो वहां से उसी के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये सारा का सारा जो डेटा मैंने बताया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना और लिख लेना अपने पास, ताकि आपको याद रहे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अप्रूव टू बी सेट अप। सो गाइस, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए टोटल रुपीज कितने दिए गए हैं? 5,000 करोड़ रुपीज, 10,000 करोड़ रुपीज, 15,000 करोड़ रुपीज एंड 20,000 करोड़ रुपीज। सो गाइस, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आईबीपीएस, एएफओ, आरआरबी, एसओ और आपका इफको और क्रिबको एग्जाम के लिए, है ना। और अब इन पे फोकस करना, इनके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और कहीं भी आपको डाउट हो तो कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरीज आप लेना चाहते हो, तो आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 का टाइम है और कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ बचा के रखिए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच।